Hello students, I am here with a new topic today and the topic belongs to your book Flamingo. This is the 5th chapter of your book and it is called Indigo. It has been written by Louis Fisher. This chapter Indigo, I will tell you the meaning of the name later, but first we should discuss about our author. इस चैप्टर, ये जो इंडिगो चैप्टर है, इसके ऑथर हैं लुई फिशर और ये लुई फिशर एक यू कैन से एडमायरर थे महात्मा गांधी के। ये पूरा जो चैप्टर है ये रिवॉल्व करता है महात्मा गांधी के अराउंड, ठीक है। पूरा चैप्टर, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड महात्मा गांधी। ये एक छोटा सा पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा, उसका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसकी एक छोटी सी कहानी है। तो ये हम लोग के तक पहुंची कैसे। लुई फिशर ये इंडिया आए थे, ये महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी ने इनको ये स्टोरी को समझाया, ठीक है। मतलब ये स्टोरी बताया कि कैसे कैसे ये इंडिगो जो चैप्टर जिसका नाम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, ये जो चीज़ हुई थी, ये इस इंसिडेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया। एक्चुअली इन्होंने अपने महात्मा गांधी ने बहुत कुछ बताया और उनको एडमायर करते करते, उनको सराहते सराहते, बहुत बड़े फ़ैन थे यू कैन से लुई फिशर महात्मा गांधी के। तो उनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने क्या किया, पूरा एक किताब लिखा और उस किताब का फ्रीडम स्ट्रगल पे और ब्रिटिशर्स और उनका लाइफ और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो जो किताब लिखी उन्होंने, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट बोल सकते हैं और महात्मा गांधी के लाइफ का भी एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं आप, वो ये चैप्टर है इंडिगो। मैं फिर से बताती हूँ आपको। लुई फिशर वो इंडिया आए थे, वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े एडमायरर थे, एडमायरर यू कैन से फ़ैन थे और यू कैन से उनको सराहते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे। तो वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए थे और महात्मा गांधी बैठ करके उनको अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसको नोट डाउन किया और महात्मा गांधी के ऊपर एक किताब लिखी, बायोग्राफी लिखी, ठीक है। उस बायोग्राफी का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक जितनी भी किताबें महात्मा गांधी के ऊपर, बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारे बायोग्राफी लिखे गए हैं, तो ऐसा माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक मैगज़ीन और पब्लिकेशन कंपनी है, वो ऐसा बोलती है कि जितनी भी बायोग्राफी अभी तक महात्मा गांधी पे लिखे गए हैं, ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी अभी तक बेस्ट रहा है। और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस किताब को लिखा है लुई फिशर ने और इसका एक छोटा सा हिस्सा है इंडिगो, ठीक है। इस बड़ी सी किताब का एक छोटा सा इंसिडेंट और एक छोटा सा किस्सा इंडिगो चैप्टर है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको किसने लिखा है, लुई फिशर ने लिखा है और इसको डिक्टेट किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, खुद बैठ करके। किसे, लुई फिशर को किया था, अपने बारे में सब कुछ बताया था और उन्होंने उसको क्या किया था, नोट डाउन किया था, स्पेशली इस कहानी को, ठीक है। नाउ अबाउट लुई फिशर, थोड़ा सा लुई फिशर के बारे में जानते हैं। लुई फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. अच्छा, लुई फिशर का जन्म हुआ था 1896 to 1896 to 1970, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1896 में, इनका देहांत यानी इनका डेथ हुआ था वो 1970 में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो एक फिलाडेल्फिया नाम के जगह पे हुआ था। ये ब्रिटिश आर्मी में सर्व एज अ वॉलंटियर, मतलब उसमें हिस्सा लिया था इन्होंने। ब्रिटिश आर्मी के एक यू कैन से पार्ट थे, ठीक है। बिटवीन 1980 टू 1920, 2 साल के लिए, 1980 से लेकर 1920 तक ये ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा थे। और
Louis Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publication. तो बेसिकली ये कौन थे? एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, एक पत्रकार थे। ये किसके किसके लिए लिखते थे? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा करते थे, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते थे, ये सारे पब्लिकेशंस हैं, और यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए ये लिखा करते थे। ये इन सब में एज अ पत्रकार काम करते थे। He was also a member of the faculty at Princeton University. ये वहाँ पे पढ़ाया, एक मेंबर भी थे, पढ़ाते भी थे कभी कभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये किताब इन्होंने लिखी, और ये जो है इंडिगो, ये किसका छोटा सा टुकड़ा है, एक्सर्प्ट है, ठीक है। The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Times Educational Supplement एक यू कैन से बुक को रिव्यू करते होंगे, ये लोग क्रिटिक होंगे, आलोचक होंगे। ये लोग का कहना है कि जितनी भी किताबें अभी तक महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है, ये बेस्ट किताब है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लुई फिशर महात्मा गांधी से मिलने आते हैं, और वहाँ पे महात्मा गांधी बैठ करके उनको जो जो चीज़ें बताते हैं, उनमें से इंडिगो जो चैप्टर, जिस इवेंट के बारे में ये चैप्टर है, वो भी उनको बताते हैं, और फिर लुई फिशर उसको लिखते हैं और उनके ऊपर एक किताब बनाते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये लुई फिशर महात्मा गांधी को बहुत तरीके से ऑब्ज़र्व करते थे, बहुत जगह पे जाते थे, उनके आश्रम में गए, बहुत सारे जगह पे जा कर के उनके अलग अलग चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और वो इतने बड़े एडमायरर थे कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उससे पर्सनली पूछी, बहुत सारी चीज़ों को देखा अपने से, बहुत सारी चीज़ों को दूसरे लोगों से पता किया, और जो जो चीज़ें उनको इसके बारे में पता चली, उसको एक हिस्सा, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ करके उन्होंने एक किताब बनाई। अब ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में? ये जो चैप्टर है, ये महात्मा गांधी का एक यू कैन से कंट्रीब्यूशन, महात्मा गांधी का एक कंट्रीब्यूशन शेयर क्रॉपर्स की तरफ जो कंट्रीब्यूशन था वो। अब शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? शेयर क्रॉपर्स बटेदार को कहते हैं। बटेदार का मतलब होता है कि किसी सपोज ज़मीन है, तो ज़मीन पे खेती करके उसका कुछ हिस्सा जो होता है, या किसी और की ज़मीन पे एज अ रेंट आप वहाँ पे जाके काम करते हो, तो उसको बटेदार बोला जाता है, ठीक है। और उसका कुछ हिस्सा आपको जो किसान होते थे उनको रखने के लिए दिया जाता था, ठीक है। दूसरे के खेत में वो लोग काम करते थे, और उसका कुछ हिस्सा उनको एज अ वो लोग को जिसका ज़मीन होता है उसको ज़मींदार को दे देना पड़ता है, और कुछ हिस्सा वो उनकी कमाई होती है, तो वो बटेदार कहलाता है। अलग अलग तरीके का इसमें सिस्टम होता है। कभी ज़मीन आपकी होती है तो भी आपको ज़मींदार को रेंट देना पड़ता है, या ज़्यादातर ज़मींदार का ही होता है, क्योंकि किसानों की का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता था, ठीक है। उनके पास या तो खेती करने के पैसे नहीं होते थे, या तो उनके पास ज़मीन नहीं होता था, तो वो लोग ज़मींदार के ज़मीन पर क्या करते थे, काम करते थे, और उसके बाद वो जो भी उसका यील्ड होता था, जो भी उसका उपज होता था, वो ज़मींदार रख लेते थे, और उसका कुछ हिस्सा इनको क्या करते थे, उनकी कमाई की तरफ दे देते थे। यहाँ पे क्या था कि ये लोग शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो काम करते थे, तो इनको ब्रिटिश को क्या करना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था, ठीक है। इनका था कि इनका जितना भी ज़मीन है, जितनी भी इनकी ज़मीन है, उसका जो 15% होगा वो इंडिगो क्रॉपिंग के लिए होगा, ठीक है। उसमें इंडिगो ही उगाया जाएगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इंडिगो की खेती बंद हो जाती है, यानी कि पता चलता है ब्रिटिशर्स को कि इंडिगो जो है वो 2 तरीके से उगाया जा सकता है, सिंथेटिक भी उगाया जा सकता है और खेती से भी उगाया जा सकता है, नेचुरली भी उगाया जा सकता है। तो ये लोग जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जब देखते हैं कि खेती बंद हो गई है, अब यहाँ पे जब सिंथेटिक इंडिगो बन ही रहा है जर्मनी में, तो हम लोग खेती करके क्या करेंगे, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, खेती बंद कर देते हैं इंडिगो का, लेकिन तो उनका रेंट तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग ब्रिटिशर्स क्या किए कि इनकी ज़मीन जो है, बोलते हैं कि हम लोग वापस करेंगे वो 15% ज़मीन तुमको, लेकिन उसके लिए हम लोग को पैसे देने पड़ेंगे और अपनी ज़मीन को छुड़वाना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये अत्याचार जो था वो चल रहा था। तो शेयर क्रॉपर्स से जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जितने भी किसानों की ज़मीन पे ये लोग इंडिगो उगा रहे थे, सबसे एक एक करके वो लोग पैसा वसूल कर रहे थे ताकि वो किसान अपनी ज़मीन छुड़वा सके। अब उतने पैसे उनके पास थे नहीं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ये लोग अग्रीमेंट्स करा दे रहे थे, कभी कोई ठेंगा लगवा ले रहा था, प्लस ये लोग लॉयर के थ्रू जाते थे, तो लॉयर अलग पैसा ले रहे थे किसान से। तो ये सारा जो अत्याचार था वो चल रहा था इन पे। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक तरह का, इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है। ये एक तरह का प्लांट होता है और ब्लू कलर का इसमें फूल होता है, उसको फिर उससे फिर डाई बनाया जाता है। डाई यानी कलर बनाया जाता है, वो नीला कलर का कलर होता है, ठीक है। तो नीला रंग, और जो नील कपड़ों में भी डलता है, बहुत सारे काम होते हैं उससे। तो पहले ये खेती करके उगाया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स जब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई होगी, तो जर्मनी में पता चला, जर्मनी से खबर आई कि अब इंडिगो को सिंथेटिक इंडिगो बनाया जा रहा है, मतलब उसको अब आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है नेचुरली इसको उगाना। तो अब अभी तक ये लोग क्या करते थे, बहुत एंशिएंट प्राचीन अग्रीमेंट जो दस्तावेज़ थे, उसके हिसाब से ये लोग ये लिखवा करके रखे थे कि किसान का जो भी ज़मीन जिस पे किसान खेती करेगा, उस पर जो पेजेंट्स का ज़मीन होगा, पेजेंट का मतलब होता है किसान, जो छोटे किसान होते हैं पेजेंट्स बोलते हैं उनको। तो जो पेजेंट्स जब खेती करेंगे तो उनका जो 15% होगा उस पर वो लोग इंडिगो उगाएंगे। तो जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ऑलरेडी बनने लगा, तो इनको यहाँ पे नेचुरल इंडिगो की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। तो अब जो किसान, इनको 15% जो उनसे इनकम आता था वो अब नहीं आएगा। तो किसान ने नया पैंतरा आजमाया कि अब इन लोगों से उनकी ज़मीन छुड़ाने के नाम पे पैसे लो। एक ऐसा किसान था जो ये सब देखता है और वो ये समझता है कि ये अत्याचार है और कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। उस किसान का नाम होता है राजकुमार शुक्ला, और वो देख रहा है कि ये सारा चीज़ चले जा रहा है उनके गांव में, उनके डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है चंपारण, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है चंपारण। चंपारण बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे ये सारा चीज़ चल रहा है। महात्मा गांधी ने कभी इसका नाम नहीं सुना, महात्मा गांधी बहुत दूर अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बार इसका हल निकालने के लिए इधर उधर जब भटक रहे होते हैं, तब इनको कोई सजेस्ट करता है कि जाके गांधी से मिलो, और ये उसी टाइम से गांधी जी स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो आई होप आपको एक समरी समझ में आ गया होगा कि इंडिगो क्या है और क्या किस्सा चल रहा था, और क्यों राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी इस चैप्टर से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो अभी आपको चैप्टर पढ़ के समझ आ जाएगा। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. अब देखो यहाँ जो पहला वर्ड आई यूज़ किया गया है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, इसमें आई कौन है? लुई फिशर। लुई फिशर कहते हैं कि मैं जब पहली बार गांधी से मिला, वो समय क्या था? 1942 था, ठीक है। यानी कि लुई फिशर गांधी से पहली बार कब मिले थे? 1942 में मिले थे, और उनके आश्रम में मिले थे। उनका आश्रम सेवाग्राम, वहाँ पे मिले थे वो, जो कि सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के सेंटर में है, ठीक है। तो वहाँ पे लुई फिशर पहली बार गांधी जी से मिले थे 1942 में, और वहाँ पे गांधी जी ने उनको ऐसा कहा कि मैं तुमको बताता हूँ, आई विल टेल यू। ये अंडर कोट है, पहला पैराग्राफ में अंडर कोट किया हुआ है, मतलब ये गांधी जी का डायलॉग है। गांधी जी बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं तुमको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज 1970। मतलब गांधी जी कब इच्छुक हुए, कब उनमें ये इच्छा है कि ब्रिटिश को भगाना चाहिए, वो दिन था मतलब वो साल था 1917। 1917 में गांधी जी को ऐसा लगा कि ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ना ज़रूरी है, अब उनके विदाई की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। वो प्रबल इच्छा होता है ना, अर्ज को बोलते हैं प्रबल इच्छा, ठीक है।
अर्ज द डिपार्चर, ठीक है। वो उनमें प्रबल इच्छा आई कि 1917 में गांधी जी को ये प्रबल इच्छा आई थी और उसी के बारे में लुई फिशर को गांधी जी बताना शुरू करते हैं। अब यहाँ से गांधी जी के बोले हुए शब्द को कौन नरेट कर रहा है? लुई फिशर नरेट कर रहे हैं, ठीक है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही कौन है? महात्मा गांधी। नरेट कौन कर रहा है? लुई फिशर। लुई फिशर कह रहे हैं कि ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916। ही मतलब महात्मा गांधी गए हुए थे दिसंबर 1916 में, मतलब अभी तक भी इच्छा नहीं आई है। 1917 में इच्छा आई थी ब्रिटिशर्स को भगाने की, अभी वो दिसंबर की बात बता रहे हैं कि दिसंबर में 1916 एक एनुअल कन्वेंशन था। पहले सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन था, मीटिंग होगी, कोई एक तरह का सभा होता है लखनऊ में। उस कन्वेंशन को रखा गया था, 1 साल पूरा हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो एनुअल कन्वेंशन था, उसमें महात्मा गांधी गए हुए थे। There were 2301 delegates and many visitors। और वहाँ पे कितने सारे प्रतिनिधि आए हुए थे? वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि, मतलब जितने भी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जितने भी लोग INC से जुड़े हुए हैं वो लोग वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे वहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मतलब जब कार्रवाई चल रही थी, यानी जब वो ये सारी बातें बोल रहे थे, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी को याद आया, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो भी सभा चल रही थी उस सभा में गांधी जी को अचानक याद आता है कि A peasant came up to me looking like any other peasant in India। गांधी जी को याद आया कि एक गरीब किसान उनके पास आता है और वो किसान बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे कि इंडिया के बाकी किसान लगते हैं, ठीक है। बाकी सारे किसान ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, तो उस समय लगते थे क्योंकि सब के सब क्या थे? पुअर एंड इमैसिएटेड। सारे के सारे जो किसान थे उनकी हालत, ये लाइन ये बताता है कि इमैसिएटेड का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, ठीक है, दुर्बल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लाइन उन्होंने बोली है कि अ पेजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आता है, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया। वो बाकी सारे किसानों के जैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि सारे किसान इंडिया में दिखाई देते हैं। इसका मतलब उस समय किसानों की हालत, पहले तो ज़मींदार पॉलिसी जो था, फ्यूडल सिस्टम, इन सारी चीज़ों की, बंधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ की वजह से किसान की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत। और ये सिर्फ ब्रिटिश के आने से नहीं, ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश के आने के बाद, जब से ज़मींदारी सिस्टम थी तब से किसानों की हालत अच्छी नहीं रही है। उन पर हमेशा से बहुत अत्याचार हुआ है, जबकि उनको कभी भी जो दर्जा मिलना चाहिए वो किसानों को कभी वो दर्जा मिला नहीं है, ठीक है। खैर ये अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो उनका कहना था कि इंडिया का जो जितना भी किसान है सब जैसा दिखाई देता है, वो भी किसान वैसा ही दिखाई दे रहा था। मतलब वो कमज़ोर दिखाई दे रहा था और वो पुअर, गरीब दिखाई दे रहा था। यानी कि सोचो किसानों की हालत कितनी ख़राब थी, ठीक है। देख के बता देता था कोई कि ये किसान है। तो एंड सेड, और वो गांधी जी के पास आता है और कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला। मैं कौन हूँ? राजकुमार शुक्ला हूँ। एक बार फिर से सिनेरियो को समझो। लुई फिशर कहानी को बता रहे हैं और वो शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन चल रहा था, एक सभा चल रही थी, वार्षिक वर्ष में एक बार जो वर्षगांठ मनाया जाता है वैसे वो एक एनुअल कन्वेंशन चल रहा था, सभा चल रही थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें सारे डेलीगेट्स आए हुए थे और उसमें गांधी जी भी गए हुए थे। वहीं पे एक किसान आता है, गांधी जी को याद आया ये बात, और गांधी जी लुई फिशर को बता रहे हैं कि तभी मेरे पास एक किसान आया है और वो किसान मुझसे कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण। मैं कहाँ से हूँ? चंपारण से हूँ।
एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए, ठीक है, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने कभी चंपारण का नाम तक नहीं सुना था। अब चंपारण कहाँ है? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। देखोगे कि बिहार किस तरीके से, जो बिहार है और जो नेपाल फुट हिल्स, हिमालय का जो फुट हिल्स है, नेपाल का जो बॉर्डर, और बिहार का जो सबसे यू कैन से बॉर्डरिंग जो एरिया होता है उसमें है चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। बिहार के बॉर्डर्स जो नेपाल को टच करते हैं वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि चंपारण कहाँ है? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय। टावरिंग का मतलब होता है वेरी टॉल, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, ठीक है। तो वो हिमालय के कहाँ पे है? कदमों में है, और नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की का किंगडम जो है वो राजधानी के पास। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। बहुत पुराना एक यू कैन से अनुबंधन था, प्राचीन अनुबंधन, अग्रीमेंट हुआ होगा कुछ बहुत पुराना, जिसमें ये लिखा था कि चंपारण के जितने भी पेजेंट होंगे वो शेयर क्रॉपर्स होंगे, मतलब कि चंपारण के जितने भी किसान होंगे वो बटेदारी करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बटेदार होंगे, मतलब उनको खेती करनी होगी तो अपना जो हिस्सा होगा वो किसी को देना होगा, ठीक है, या जो भी उस टाइम पे मालिक होगा, ज़मींदार होगा या ब्रिटिशर्स होंगे, जो भी होंगे उनको क्या करना होगा? बटेदारी करके ही खेती करनी होगी। वो एक बहुत पुराने प्राचीन एंशियंट अनुबंधन में लिखा हुआ था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला चंपारण का है और वहीं का पेजेंट है, तो वो भी क्या हुआ? एक शेयर क्रॉपर हुआ, बटेदार हुआ। ही वॉज इलिटरेट, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ था, ठीक है, हठी था, ठीक है। उसको पता था कि गलत मतलब गलत होता है गलत मतलब कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। गलत अगर कोई मेरे साथ कर रहा है, हम कमज़ोर है, तो मेरे साथ गलत नहीं करवा सकता है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। और वो चंपारण वो वहाँ क्यों आया था? उस सभा में क्यों आया था? He had come to the Congress session, वो जो INC का सेशन चल रहा था वो उसमें क्यों आया था? वो कंप्लेन करने आया था। जो भी लैंडलॉर्ड सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, जो इन यू कैन से अन्याय, नाइंसाफ़ी जो चल रही थी बिहार में, वो उन सारी बातों का कंप्लेन करने आया था। एंड समबडी हैड प्रॉबेबली सेड, और किसी ने उसको बताया, स्पीक टू गांधी, जाके किससे बात करो? गांधी से बात करके देखो। वो बाहर बैठा होगा, सेशन में अपने बारे में बता रहा होगा, अपनी परेशानी के बारे में बता रहा होगा, तो कोई किसी को पता होगा कि हाँ गांधी जी में वो लीडरशिप क्वालिटी है, या वो लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों के मतलब अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं, या आवाज़, तुम लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, तुम लोगों का साथ दे सकते हैं। किसी ने कुछ बोला होगा उनको, तो लोगों को पता था गांधी जी की पर्सनालिटी कैसी है, या गांधी जी किन सारे टॉपिक्स पे बोल पाते हैं, या लोगों का साथ दे रहे हैं उन दिनों। तो इसीलिए कोई राजकुमार शुक्ला को क्या करता है? सजेस्ट करता है कि जाके किससे मिलो? गांधी जी से मिलो, गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी शुक्ला से मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको बोल देते हैं कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मतलब मुझे कानपुर जाना है, ठीक है। ये ब्रिटिश के स्पेलिंग के हिसाब से इसको ऐसे कानपुर लिखा जाता है, जबकि अभी तो हम लोग कानपुर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला को कहते हैं कि मेरा तो अभी एक अपॉइंटमेंट है, कहाँ? कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अभी कुछ दिनों तक मुझे इंडिया के और भी हिस्सों में जाना है। और ये कमिटमेंट मतलब ये उनका उन्होंने ज़ुबान दी है, कहीं पे बोला होगा, या उनका ऑलरेडी ही इज़ एंगेज्ड, अभी फ़िलहाल वो बिज़ी हैं। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला को देखो, राजकुमार शुक्ला को, कि वो उनको उनके पीछे 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 हर जगह जाता है। एक्कम्पनीड का मतलब उनके साथ जाना,
वो गांधी जी के साथ हर जगह जाता है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। सबको पता है कि गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद में है, और वो वहाँ पे सारे जगह पे यात्रा करने के बाद गांधी जी सारे इंडिया के जो जो पार्ट्स में उनको जाना था, अपने जो जो अपॉइंटमेंट्स थे उसको पूरा करने के बाद वो अहमदाबाद अपने आश्रम आते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला वहाँ भी आता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों तक वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता है। मतलब देखो वो कितना डिटर्मिन्ड है कि उसको शेयर क्रॉपर्स पे जो अन्याय हो रहा है, जो बटेदारों पे, जो किसान पे जो अन्याय चल रहा है वहाँ पे, वो उसको कितना परेशान कर रही है। ठीक है, बाकी लोग वहाँ पे जितने भी पेजेंट्स हैं बिहार में, वो साइन कर रहे हैं, लॉयर हायर कर रहे हैं, कोई पैसे भर रहा है, कोई अपनी ज़मीन खो चुका है। ठीक है, ये सारा चीज़ वहाँ पे अलग चल रहा है। ये वहाँ से निकल करके एक दूसरा रास्ता अपनाने आया है, और ये उस रास्ता को अपने साथ ले करके जाएगा। वो रास्ता कौन है? गांधी जी। उनको अपने साथ ले करके जाएगा। हफ्तों तक वो उसको अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, लेकिन वो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब जाके वो इरिटेट हो गया और कहता है फिक्स अ डेट। ही बेग्ड, वो विनती करता है उनसे विनती करके कहता है कि फिक्स अ डेट, प्लीज़ मुझे एक डेट बताइए कि आप कब चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट था, आपको कहाँ कानपुर जाना था, आप चले गए। उसके बाद आपको इंडिया के और भी दूसरे हिस्सों में जाना था, आप चले गए वहाँ पे, आपने सब कर लिया। अब मुझे एक डेट बताइए और प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? गांधी जी का लीडरशिप, कि गांधी जी वॉज फेमस फॉर हिज लीडरशिप, पहली क्वालिटी दिखी। दूसरी क्वालिटी क्या दिख रही है हम लोगों को राजकुमार शुक्ला की? कि ही इज़ डिटर्मिन्ड, ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। वो नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई वो उस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो बाकी किसानों की आवाज़ बनना चाहता है, और वो कमज़ोर है क्योंकि उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन वो क्या है? रेजोल्यूट है, वो दृढ़ है ना। उसको पता है कि कोई मेरा साथ देगा, अगर मैं सारी सिचुएशन किसी को समझा पाऊँ तो कोई मेरी आवाज़ बनेगा, तो हो सकता है कि हम लोग इस अन्याय से क्या निजात मिले हम लोग को, है ना। हम लोग का पीछा इससे छूट जाए और किसी तरीके से हम लोग को अपना हक वापस मिल जाए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। गांधी जी राजकुमार शुक्ला से बहुत इम्प्रेस हुए, उसके टेनेसिटी से बहुत इम्प्रेस हुए। टेनेसिटी का मतलब होता है तप, है ना। उसने जो तपस्या की, इतने दिनों तक उनके पीछे पीछे घूमा, पेशेंस, तो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं गांधी जी। और उसकी स्टोरी से भी, वो अपने जो कहानी जो बताता है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो उससे गांधी जी को महसूस हुआ कि नहीं, वहाँ लोगों के साथ सच में अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच अ सच डेट, सच एंड सच अ डेट। वो अब बोलते हैं राजकुमार शुक्ला को कि देखो, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है और मैं तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे तप को मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो और तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो वहाँ, लेकिन मुझे इस डेट को कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तुम वहाँ आओ और मुझसे वहाँ मिलो और मुझे वहाँ से लेकर चलो। मतलब तुम्हें जहाँ तुम अपने घर मुझे ले जाना चाहते हो, जहाँ ये सारी चीज़ें चल रही, यानी कि चंपारण में, वहाँ मैं कलकत्ता में इतने तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है, वहाँ मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा तुम मुझे वहाँ आकर मिलो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने के बाद इतने काम है गांधी जी को भूल जाएं, वो और भी जगह पे ये लोग जो भी कर रहे थे, वो उनका जो भी काम रहा होगा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, वो जब घूम रहे थे, क्योंकि भी 1916 है। ठीक है, अभी तक आपको पहले लाइन में ही पता चल गया है कि दैट अर्ज ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स केम इनटू हिज माइंड इन 1970। उनके दिमाग में ब्रिटिशर्स को भगाने का जो इच्छा था वो 1917 में आया था। तो वो अभी जहाँ भी घूम रहे होंगे तो वो किसी और पर्पज से या अपने काम से, जिस भी काम से घूम रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मुझे कैलकाटा में इतने तारीख को रहना है, मेरा वहाँ होना ज़रूरी है, तो इस तारीख को मैं फ्री हो जाऊँगा, इस तारीख को मुझे आओ और कैलकाटा से मुझे लेकर चलो जहाँ तुम ले चलना चाहते हो, यानी अपने घर ले चलो। फिर वहाँ से वी विल कंटिन्यू दैट व्हाट महात्मा गांधी डिड, वहाँ जा कर के व्हाट हैपेंड एंड वाज इट ईजी,
क्या वो बहुत आसान था कि महात्मा गांधी वहाँ गए एंड एवरीथिंग फॉल इनटू राइट प्लेस, ये सारी चीज़ें सही हो गई? और वॉज देयर स्ट्रगल, वॉज देयर फाइट, वॉज देयर वायलेंस, वॉज देयर सम मूवमेंट, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई? सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.